90 सीट, सैकड़ों उम्मीदवार, हरियाणा के सियासी रण में जनता किसे चुनेगी इस बार? हर विधानसभा सीट का पूरा हाल देखिए हमारे साथ सियासी संग्राम। नमस्कार, इंडिया हेड की खास डिबेट सवाल तो बनता है। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। हरियाणा का सियासी संग्राम, जी हां, हरियाणा का सियासी दंगल बेहद दिलचस्प हो चुका है क्योंकि कुछ दिन का वक्त बचा है और 16 सितंबर नाम वापसी का आखिरी दिन था। ऐसे में किस पार्टी के कितने बागी मान गए, कितनों के अभी भी टेंशन उन्होंने बढ़ा रखी है, ये सब आपको बताएंगे। 90 विधानसभा सीटों के लिए 5 अक्टूबर को चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो और तमाम पार्टियां बागियों को मनाने में जुटे थे, जिसमें कुछ को मना भी लिया गया। आखिरी समय में कांग्रेस और बीजेपी ने अपने बागी नेताओं को मनाने के लिए जोर लगा रखा है। आपको बता दें कि टिकट वितरण के बाद कांग्रेस के 36 और बीजेपी के 33 बागियों ने निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए नामांकन किया। सोमवार सुबह मुख्यमंत्री नायब सिंह ने सोनीपत में पूर्व मंत्री कविता जैन और उनके पति राजीव जैन को मना लिया। इसके बाद राजीव जैन ने नामांकन वापस लिया। इसके अलावा पानीपत शहर सीट से कांग्रेस की बागी रोहिता रेवड़ी को मनाने के लिए ग्रामीण सीट से बीजेपी उम्मीदवार महिपाल ढांडा पहुंचे। करनाल जिले की इंद्री विधानसभा सीट से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के उम्मीदवार पूर्व सांसद राजकुमार सैनी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। तो बड़ा सवाल यहां यह बनता है कि हरियाणा के सियासी रण में क्या बागी खेल बिगाड़ेंगे या उन्हें साध लिया जाएगा? इसके साथ ही बात करेंगे बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज की, जिन्होंने सीएम पद के लिए अपने दावेदारी को ठोक दिया है। तो सवाल कई बनते हैं और यही सवाल आज हम पूछेंगे अपनी खास चर्चा में। तो चलिए सियासी रण में आपको बता देते हैं कि किस तरीके से जो जद्दोजहद चल रही है, ग्राफिक्स के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो हरियाणा में हैट्रिक बनाने की जद्दोजहद में जुटी बीजेपी। तीन सीटों पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कैंडिडेट्स। 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत कांग्रेस। 14 विधानसभा क्षेत्रों में जाट बनाम जाट की टक्कर। 15 सीटों पर ओबीसी के सामने ओबीसी कैंडिडेट। 4 सीटों पर आमने सामने हैं पंजाबी उम्मीदवार। बीजेपी और कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग से रोमांचक हुआ चुनाव। भाजपा ने 22 तो कांग्रेस 20 ओबीसी को दिया है टिकट। 36 सीटों पर एक ही जाति के उम्मीदवार। कांग्रेस को जाट तो बीजेपी को ओबीसी का सहारा। 3 सीटों पर हिंदू वर्सेस मुस्लिम कैंडिडेट्स। और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि किन किन सीटों पर कितने बागी मान गए और अब क्या समीकरण बन रहे हैं, कहां कितने कैंडिडेट्स के नाम वापस लिए गए हैं। चलिए जानने का प्रयास करते हैं। सोहना सीट 9 कैंडिडेट ने नामांकन वापस लिया। 10 उम्मीदवारों में होगा मुकाबला। चुनाव चिन्ह फिरोजपुर जिरका वसीम आजाद ने लिया नामांकन वापस। बीजेपी नेता आजाद मोहम्मद को नहीं मिली थी टिकट। नरवाना में 3 निर्दलीय प्रत्याशियों ने वापस लिए नामांकन पत्र। चुनावी मैदान में 10 उम्मीदवार मैदान में। पानीपत 2 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। 9 लोगों ने किया था नॉमिनेशन। एसडीएम ज्योति मित्तल ने लिया वापस। तो कहां कितने कैंडिडेट्स ने नाम वापस लिया है, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। ये तमाम वो सीटें हैं जहां पर नामांकन के बाद नाम वापसी का सिलसिला देखने को मिला।
वहीं कुछ बागी मान भी गए हैं और कई अभी भी ऐसे हैं जो नहीं माने हैं। बीजेपी कांग्रेस में अभी भी ये खेल जारी है। तो क्या बागी बिगाड़ेंगे खेल? हरियाणा में बीजेपी कांग्रेस ने 5 बागी मनाए। 65 अभी भी चुनाव लड़ने पर अड़े। पानीपत में भाजपा के पूर्व मंत्री को बेरंग लौटाया। हरियाणा में गोपाल कांडा के लिए बीजेपी ने सीट छोड़ी। तो हरियाणा का सियासी संग्राम आपको बता दें, जहां पर हरियाणा में हैट्रिक बनाने की जद्दोजहद में बीजेपी जुटी है, क्योंकि लगातार 10 वर्षों से बीजेपी की सरकार है। तो वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो 10 साल बाद सत्ता में वापसी के लिए संघर्षरत है। इनेलो बसपा गठबंधन, जहां पर अब रैलियों का भी जिक्र कर लें तो लगातार अब स्टार प्रचारकों की भी सूची सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि 14 सितंबर को कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की और जाटलैंड वोटर्स को साधने का भी प्रयास किया। तो ये तमाम आपको हम ग्राफिक के माध्यम से बता रहे हैं कि हरियाणा का सियासी संग्राम, क्योंकि 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होने हैं और चुनाव के पहले किस तरीके से एक सियासी रण देखने को मिला। तो हरियाणा का जो चुनाव है, कहीं ना कहीं बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो आप सभी के लिए साख का प्रश्न बन चुका है। और इंडिया हेड की टीम इस वक्त मौजूद है हरियाणा के गुड़गांव में, जहां पर ग्राउंड जीरो से आपको बताएंगे कैंडिडेट टू कैंडिडेट किस तरीके से वहां पर मान मनौवर का सिलसिला जो है वो जारी है। और आपको बता दें कि नामांकन वापसी के आखिरी दिन तक किस तरीके से बीजेपी, कांग्रेस अपने अपने कैंडिडेट्स को मनाने में जुटी रही। तो वहीं बागी जो है वो टेंशन बढ़ाते नजर आ रहे हैं। और सीधे रुख करेंगे हरियाणा गुड़ग्राम से, हमारे पॉलिटिकल एडिटर ब्रजेश जैन जी वहां पर मौजूद हैं। चलिए उनसे ही समझते हैं। ब्रजेश जैन जी, इस वक्त हरियाणा में आप मौजूद हैं और जिस तरीके से हम देखें 90 विधानसभा सीटों के लिए पूरा जो सियासी बिसात है वो बिक चुकी है, अपने अपने मोहरे सभी पार्टियों ने उतार दिए हैं। अब कुल मिलाकर सिर्फ ये देखना है कि जिस मोहरे को आगे किया गया है, क्या जिस पर दाव लगाया गया है वो वाकई हैट्रिक बनाने में कामयाब होगा या नहीं। इस वक्त क्या कुछ नजारा वहां पर हरियाणा चुनाव को देखने के लिए मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए असली मुकाबला अब शुरू हुआ है सुनीता जी, क्योंकि नाम वापसी की आज अंतिम डेट थी और नाम वापसी के बाद अब मुकाबले की बारी आई है। बीजेपी कांग्रेस कह रही थी कि ज्यादातर उम्मीदवार को मना लिया जाएगा, कोई नाराजगी नहीं है और उम्मीदवार नाराज नहीं है, बातचीत चल रही है। लेकिन यहाँ पर बीजेपी 35 में से सिर्फ 9 उम्मीदवारों को मना सकी है, जिन्होंने आज पर्चा वापस लिया है। वो भी काफी मान मनोबल के बाद बीजेपी कार्यालय में लगातार मुख्यमंत्री सैनी डटे रहे। आज दिन भर लगातार कई जो निर्दलीय पर्चा भरने वाले बागी उम्मीदवार थे उनको बीजेपी कार्यालय बुलाया गया। कईयों को फोन पर लगातार संपर्क में मुख्यमंत्री और पार्टी के दूसरे नेता जो थे वरिष्ठ नेता वो रहे। लेकिन कुल मिलाकर 9 लोग ही माने और उन 9 लोगों में ये जो लिस्ट है कि सविता जैन जो राजीव जैन की पत्नी है, उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था, उनसे खुद मुख्यमंत्री ने आज मुलाकात की और उनको मनाया। इसके अलावा अगर बात करें नोंडी से भी उम्मीदवार जो थे निर्दलीय महिपाल सिंह, उन्होंने नाम वापस ले लिया है। और अगर और अन्य सीटों की बात करें, महेंद्रगढ़ से बात करें तो बागी जो हेमंत शर्मा थे उन्होंने नाम वापस ले लिया है। करनौल से भाजपा के बागी भारत की सैनी ने भी नाम वापस ले लिया है। हिसार से भाजपा की महिला मोर्चे की पूर्व प्रधान थी गायत्री देवी, पार्टी से इस्तीफा दे चुकी थी, निर्दलीय पर्चा भरा था, उन्होंने भी नाम वापस ले लिया है। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के पास अब ज्यादा बागी है। 36 में से सिर्फ 5 लोगों ने नाम वापस लिया है, बाकी लोग चुनाव लड़ने पर आवादा है। तो कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा के चुनाव में सुनीता बागी जो है वो खेल बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिस सीट पर हम इस वक्त मौजूद है गुड़गांव की, वहां पर ये बीजेपी के जो मौजूदा विधायक थे उनका स्वर्गवास हो गया। उनकी पत्नी जो है वो बीजेपी से टिकट चाह रही थी, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़ रही है और पूर्व केंद्रीय मंत्री के खिलाफ टाल ठोक रही है। आज उन्होंने भी नाम वापस नहीं लिया है। तो कुल मिलाकर अब जो बागी है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के,
वो चिंता बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ब्रजेश जी, बात किया जाए तो अगर इनेलो बसपा का जो गठबंधन हुआ है, जहां पर अभी एक नया दिलचस्प मोड़ नजर आया, झज्जर की बदली सीट से जो महेंद्र सिंह है वो लापता नजर आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नामांकन वापसी का भी जो सिलसिला है वो चल रहा है, तो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स इस तरीके से लापता हो रहे हैं, इसको लेकर वहां पर किस तरीके की सियासी हलचल देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए बीएसपी के उम्मीदवार भी लापता थे कन्नौज से, और उन्होंने अंतिम दौर में जो है शाम को 3:30-4 बजे करीब कलेक्टर कार्यालय में पहुंचकर नाम वापस लिया है। तो उम्मीदवार लापता हो रहे हैं। कहीं ना कहीं जो बातचीत चल रही है, जो भी डीलिंग चल रही है, या जो बातचीत उनकी चल रही है, जो उनकी शर्तें हैं उस पर बातचीत चल रही है, तो बातचीत पूरी होने तक वेट किया गया, और इसीलिए देखिए कई उम्मीदवार लापता बताए गए। उनके फोन 2-3 दिन से स्विच ऑफ थे, प्रचार में आने की बजाय वो जो गायब थे, अब उनको पार्टियों ने दबाव में गायब कर दिया और कहीं से बातचीत के लिए बुला लिया, या फिर वो खुद लापता हो गए और वेटिंग की स्थिति में रहे जब तक कि नाम वापसी का वक्त न निकल जाए। और शर्तों के साथ मैदान में है इस बार निर्दलीय, और कई शर्तें उनकी थी, चुनाव लड़ना और टिकट देना तो एक शर्त थी, लेकिन मानव मनोबल जैसी और भी बातें थी जिनको लेकर लगातार नाराजगी थी, और कईयों की नाराजगी हालांकि दूर होती हुई नजर आई है, लेकिन ज्यादातर बातें जो है वो माने नहीं है बीजेपी कांग्रेस के, और दोनों ही चिंता बढ़ाते हुए दोनों राजनीतिक दलों की नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो दोनों ही बड़ी पार्टियां जो है कहीं ना कहीं जद्दोजहद में नजर आ रही हैं, और अब जो नामांकन वापसी की अंतिम तिथि उसके बाद भी कई ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको मनाने में बीजेपी ने भी सफलता हासिल की, लेकिन कहीं ना कहीं निर्दलीय जो है वो अब कहीं ना कहीं वोट कटवा भी साबित हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ग्राउंड जीरो से इस वक्त ब्रजेश जैन हमारे साथ मौजूद रहे, और एक बार आपको बता दें कि हमारे साथ कौन कौन से मेहमान इस चर्चा में जुड़ेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे शमशेर खड़खड़ा जी, और साथ ही हमारे साथ जुड़ेंगे रमन मलिक जी बीजेपी से, ललित अरोरा जी कांग्रेस से, और आईएनएलडी। चलिए, तमाम मेहमान हमारे साथ थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं, लेकिन आपको बता दें कि अब इस बीच जो नामांकन वापसी के बाद अब सिलसिला शुरू हो चुका है जीत की हैट्रिक बनाने के लिए। बीजेपी लगातार अपनी चुनावी रैलियों के लिए कौन कौन से स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतरेंगे ये भी देखने को मिल रहा है, और आपको बता दें कि अब इस चुनावी रण में कई पहलवान भी नजर आ रहे हैं, जिसमें विनेश फोगाट का नाम भी शामिल है। और देखिए, इस चुनावी रण में तमाम ऐसे दिग्गज हैं जिन पर दाव खेला जा रहा है। 90 सीटों के रण में किस तरीके का समीकरण बनेगा, क्योंकि 10 साल की सत्ता संभालते हुए बीजेपी लगातार एक बार फिर हैट्रिक बनाने की कोशिश में है, तो वहीं संन्यास को खत्म करने के लिए 10 साल का जो लंबा अंतराल है कांग्रेस उसके लिए जुटी हुई है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के अगर हम जिक्र करें तो लगातार वहां पर ताल ठोकती नजर आ रही है। अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं जोश वहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस बीच असली किंग मेकर कौन होगा? तमाम पार्टियां, जहां पर इनेलो बसपा का गठबंधन हो चुका है, वो किस तरीके से रंगत यहां पर दिखा पाएगा? लेकिन अभी कैंडिडेट ही गायब है, ये बड़ा सवाल यहां पर पैदा हो गया है। तो अब अगर सीटों के समीकरण की बात करें तो हरियाणा में जो सीटों का समीकरण होता है वो कहीं ना कहीं जाति वर्सेस जाति होता है, और देखिए एक बड़ा ही दिलचस्प यहां पर जो कैंडिडेट उतारने का सिलसिला है वो भी यहां पर देखने को मिल रहा है। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए। प्रशांत जी से पहले मैं शुरुआत कर लेती हूँ, राजनीतिक विश्लेषक है, उसके बाद हम अपने मेहमानों का जिक्र करेंगे। प्रशांत जी, जैसे हम देख रहे हैं लगातार बीजेपी की बात करें 10 साल से सत्ता की कुर्सी में काबिज है, लेकिन जो कांग्रेस है वो लगातार इंतजार कर रही है कि अब एक बार फिर वापसी हो। तो वहीं इनेलो बसपा का गठबंधन, और वहीं इस बीच बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सीट कटने से नाराज हो गए, उनको सीट नहीं मिल पाई, और अब वो निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ने वाले हैं, जिसमें कई ऐसे दिग्गज हैं, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो कहीं ना कहीं सीट को काट सकते हैं, वोट कटवा साबित होंगे। क्या कहेंगे इस चुनावी रण के लिए? बिल्कुल सुनीता, ये जो हरियाणा का चुनाव है बड़ा ही दिलचस्प चुनाव हो रहा है, और इसमें ये चीज़ें हमें बहुत देखनी है कि जो भाजपा है अभी 10 सालों से वहाँ पर है, सत्ता में काबिज है, और चीज़ें हम देख भी रहे हैं, और कांग्रेस कहीं ना कहीं चीज़ें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लोकसभा चुनाव का हम भी करें तो कुछ सीटें वहाँ पर बढ़ी थी, और कहीं जनता का विरोध भी इनको थोड़ा सा झेलना पड़ा था। इसमें लोकल जो पार्टी है जेजेपी है वो भी एक अहम भूमिका वहाँ निभाती है। इसके साथ आम आदमी पार्टी भी अब वहाँ पर कूद चुकी है, तो कहीं ना कहीं वोट परसेंटेज बढ़ जाएगा, और अदर पार्टियों में बसपा भी वहाँ पे एक प्रमुख भूमिका में अभी निभा रही है। तो इस तरह से देखा जाए भाजपा, कांग्रेस, जेजेपी, बसपा और अपना
ये हो गई आम आदमी पार्टी, इन लोगों का एक बड़ा गठबंधन हो रहा है, चीज़ें बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन वो कहीं ना कहीं मजबूत भी दिख रहा है। हम अभी देख भी रहे हैं कि निर्वाचन में जो लोगों ने अभी निर्वाचन भर दिए हैं, अपने नामांकन वहाँ पे भर दिए हैं, और जो क्षेत्र में जा रहे हैं उनको कहीं ना कहीं विरोध का सामना भी उनको झेलना पड़ रहा है, देखना भी पड़ रहा है। ऐसी कई सीटें हैं और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जिनको हम देखें तो बड़ी ही दिलचस्प मुकाबला है, चाहे वो हिसार की सीट हो, चाहे वो अपनी अम्बाला कैंट की सीट हो। अम्बाला कैंट से अनिल विज हैं जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, और इस बार तो उन्हें ताल भी ठोक दी है कि भाई मुख्यमंत्री का जो दावेदार हूँ वो मैं रहूँगा और उसका जो चेहरा मैं बनूंगा, तो ऐसी उन्हें बातें भी की हुई हैं। दुष्यंत चौटाला हैं, उजाना से हैं, तो एक ये बड़े नाम हैं जो बड़े नाम माने जाते हैं हरियाणा में। तो कहीं ना कहीं इन सीटों पे हम देखा जाए तो बड़ा ही दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला है। ये चीज़ें हमें आगे भी देखने को मिलेंगी। अभी तो चूंकि नामांकन प्रक्रिया का पूरी हुई हैं, सभी ने अपने फॉर्म भरे हैं, कुछ जगह पे बाकी हैं, लेकिन जो स्थितियां हमें नजर आ रही हैं तो ये हरियाणा की जो स्थिति अभी कहीं स्पष्ट नहीं है कि किसके साइड है, लेकिन अधिकांश देखा जाए तो इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन लोगों का कहीं भी थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी में बहुत सारे लोग बढ़ चुके हैं, जिनको टिकट नहीं मिल पाई वो निर्दलीय रूप में फॉर्म भर रहे हैं, तो कुछ लोगों को तो मना लिया गया है, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे लोग जिनको मना नहीं पाए हैं, तो वो वोट परसेंटेज इनकी तरफ से स्विच होगा, कटेगा। अगर उनको मना लिया जाता है तो बहुत अच्छी बात है, बीजेपी के लिए फायदेमंद होगी, लेकिन अभी स्थितियां थोड़ी सी अलग हैं, उलट है, देखने को मिल रही हैं। तो ये आगे हम देखेंगे कि हरियाणा में किस तरह से चुनाव लड़ा रहा है। बीजेपी चूंकि संगठन इनका बड़ा मजबूत रहता है, चीजें हर जगह से, हर स्टेट से, हर राज्य से मंत्री, सांसद, विधायक, इन सब लोगों को पहुंचाया जाता है, एक सीट की जिम्मेदारी दी जाती है। चलिए सर, तो बीजेपी से हमारे साथ प्रवक्ता जुड़ गए हैं, चलिए उनका ही रुख कर लेते हैं, उनसे ही जान लेते हैं किस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग जो बीजेपी कांग्रेस सबकी तरफ से की गई है और कितनी ये इंजीनियरिंग काम आती है। हमारे साथ रमन मलिक जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार। और साथ ही ललित अरोरा जी भी जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, नमस्कार सर। नमस्ते। चलिए मैं शुरुआत करना चाहूंगी रमन मलिक आपसे ही, क्योंकि जिस तरीके से हम देख रहे हैं 10 साल हो गया है सत्ता पर काबिज हुए, लेकिन जो 90 विधानसभा सीटों के लिए इस बार का जो मुकाबला है काफी दिलचस्प हो चला है, क्योंकि कांग्रेस लगातार अब सत्ता में वापसी चाह रही है, तो वहीं यहां पर बसपा इनेलो का गठबंधन, आम आदमी पार्टी में भी अब जोश भरने के लिए अरविंद केजरीवाल आ चुके हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अब जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, तो वहीं कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसे दिग्गज हैं जो बीजेपी से छटक कर या कहीं ना कहीं नाराजगी उनमें देखी गई है, अब वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लगता है आपको जो जो कैंडिडेट्स बीजेपी से छूटे हैं वो आपके लिए कितने घातक साबित हो सकते हैं और कितने वोट कटवा साबित हो सकते हैं? रमन मलिक जी देखिए, चाहने का क्या है जी। चाहत तो कांग्रेस की पिछले 25 साल से राहुल गांधी को लॉन्च करने की थी, कोशिश भी रही, लेकिन बार बार घोड़ी चढ़ाने के चक्कर में घोड़ी भाग जाती है और घुड़सवार गिर जाता है। देखिए, द पॉइंट इज वेरी क्लियर और सिंपल। आप ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस वापसी की कोशिश कर रही है, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार है, वो कोशिश करते रहे, हमारे को कोई आपत्ति नहीं, ये उनका जन्म सिद्ध अधिकार। लेकिन क्या कर पाएगी? मेरे को नहीं लगता, क्योंकि प्रदेश की जनता भूली नहीं है 2 रुपए का चेक, भूली नहीं है गोली खाना, भूली नहीं है अन्य कुकर्म जो कांग्रेस के सीएलयू बयान ने करे थे, जो कांग्रेस के लोगों ने करे। आप जो बात कह रही हैं जी, मैं बिल्कुल मानता हूं। 90 टिकटें होती हैं, 9000 लोग टिकट मांग रहे होते हैं, तो परेशानी तो होगी साहब जी। और अगर मैं कांग्रेस की ही बात करूं तो, और उनके बहुत सारे नेता प्रवक्ता बोलते हैं कि हम वापस आ रहे हैं, बीजेपी के पास कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, और दूसरी तरफ बोलते हैं जी इनके घर में सर फुटबॉल है जी, इनके लोग जो हैं वो बड़े बागी खड़े हो गए और इनके टिकटों के लिए जो है आपस में लड़ रहे हैं। जब ये तब इनकी वो जो 55 का बचपन इनको लीड कर रहा है, उसकी क्या अनुभूति होती है कि वो कैसा है। क्योंकि अगर जिस दुकान का माल बिकने लायक ही ना हो, वहां पे सर्फ डबल नहीं होती साहब जी, तो बुला के दिया जाता है कि ले लो ले लो ले लो। जहां तक कांग्रेस की बात बाकी आप करते हैं, वहां पे आप देखें कि इन्होंने हरियाणा के अंदर बेटियों का इस्तेमाल करा सत्ता पाने के लिए। कितनी शर्मनाक बात है कि बेटियों का इस्तेमाल करके सत्ता पाना चाहते थे। हरीश साल्वे जी ने अभी कल परसों ही एक इंटरव्यू में अपने पक्ष रखा है
और मेरा खुली चुनौती है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, सुप्रिया श्रीनाथ हैं, या ये आपके जो विनेश जी जो अब कांग्रेस की नेत्री बन गए, विनेश फोगाट, वो बजरंग पूनिया जो कांग्रेस के नेता बन गए, वो खिलाड़ी नहीं, जो कांग्रेस के नेता हैं। रमन मलिक जी, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि बेटियों का सहारा लेकर, तो क्या बीजेपी महिला नेत्रियां नहीं है सर? तो आपके अंदर अगर हिम्मत है तो कांग्रेस वालों से मैं ये बोलता हूँ कि हरीश साल्वे के ऊपर मानहानि का दावा करके दिखाएं। चलिए जवाब ले लेती हूँ। ललित अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत सारे सवाल आपने खड़े कर दिए। जी ललित जी, पता लग जाएगा। जी ललित जी, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं कांग्रेस ने। बीटीयू की बात यहाँ पर जो किया आपने, विनेश फोगाट जिनको साथ सम्मान यहाँ पर कांग्रेस ने सीट दी है। रमन जी जो आप बात कर रहे हैं कि बेटियों का सहारा लेकर, तो ये मत भूलिए कि अभी बीजेपी में भी बहुत सारी ऐसी महिला नेत्रियां हैं जो कि एक सशक्त दावा वहां पर रखती है राजनीति में, और अपने स्वयं के बल पर राजनीति वो कर रही है। जी जवाब दीजिए ललित जी। ऐसा है जी, अगर मैं कठोर शब्दों का प्रयोग करूं तो ये एक बदतमीजी है कि आप लड़कियों के इस्तेमाल का इल्जाम लगा रहे हैं। आपको शायद इसका मीनिंग नहीं पता, या आप यू आर प्लेइंग टू द गैलरी। वो बेटी हिंदुस्तान की है, आपके सैनी साहब ने उसको सम्मान दिया और बोला हरियाणा की बेटी है। आपके टॉप लीडर जो बोल रहे हैं हरियाणा की बेटी है, और ये प्रवक्ता महोदय बोल रहे हैं कि इस्तेमाल हो रहा है। क्या विनेश फोगाट को किसी पार्टी को ज्वाइन करने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है? क्या वो बीजेपी में जाती जहां इनके एमपी के ऊपर उन्होंने आरोप लगाए? भाजपा ज्वाइन करती? क्या बात कर रहे हैं? मेरे को तो शर्म वाली बात है कि ये इस तरह का डायलॉग बोल रहे हैं। हमारा वोट परसेंटेज 46.9 था ये लोकसभा में। जो आप पार्टी है उनका 0.46% वोट परसेंटेज था, नोटा से भी कम। बाकी दोनों पार्टियों का भी 1% टोटल नहीं आता है। अब रह गई जेजेपी। जेजेपी ये कहती है कि हम किंग मेकर हैं, लेकिन उनके तो ताला की चाबी हमारे पास है, उनके तो 8 लीवर दूसरी जगह चले गए, फिर जो है माँ बेटा ही रह गए। अब आती है भाजपा की बारी। हमने 46 सीटों पे हम विधानसभा में आ गए थे। ये इस बात को नकार सकते हैं क्या? आज हमारा वोट परसेंट 48.5% इंडिविजुअली है। गांव में इनका विरोध है, कहीं 4 कॉर्नर 3 कॉर्नर की कंटेस्ट हो सकते हैं। अगली बात, अमित शाह ने कहा कि सैनी साहब चीफ मिनिस्टर बनेंगे। चीफ मिनिस्टर उनके उसमें चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन अमित शाह के बाद राव इंद्रजीत और अनिल विज भी दावे कर रहे हैं। तो कौन सा संगठन, कौन सा डिसिप्लिन? इसका मतलब राव इंद्रजीत और अनिल विज भी इलेक्शन तो लड़वा लोगे आप जो है सैनी साहब से, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह और अनिल विज को आप मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। एंटी इनकम्बेंसी आपके पास अगेंस्ट में है। पिछले 9.5 साल में मुख्यमंत्री बदला आपने मुख्यमंत्री की, वर्तमान मुख्यमंत्री की सीट बदल दी, 4 बार सीट बदल चुके हैं। डिफेक्शन आपके यहाँ हो रहा है और आप बात कर रहे हैं कि वो धूल चटा देंगे, फलाना कर देंगे। धूल हम कौन चटाएगा ये पता लग जाएगा अक्टूबर में। इस तरह की कोई लहर नहीं है। नजदीक है डेट्स, और अब कहीं ना कहीं जो कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, इनेलो हो, बसपा हो या फिर बीजेपी, अपने अपने कैंडिडेट्स तो आप उतार चुके हैं। लेकिन हाँ रमन जी, जिस तरीके से आपने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, कहीं ना कहीं वो थोड़े आपत्तिजनक है, क्योंकि बेटियां जो हैं वो अपने आप में सक्षम होती हैं, उन्हें किसी के इस्तेमाल करने और किसी का सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होती। और एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते कहीं ना कहीं शब्दों का चयन जरा सोच समझ कर करें। मैं आपसे माफी के साथ ये कहना चाहूंगी। हमारे साथ प्रशांत जी जुड़े हुए। प्रशांत जी, जिस तरीके से एक दूसरे पार्टियों पर कहीं ना कहीं इल्जाम तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि हर पार्टी में वही स्थितियां बनी हुई हैं, चाहे शुरुआती दौर से हम देखें कि सीट बंटवारे को लेकर हो या फिर सीट जब जैसे ही पहली लिस्ट आती है उसके बाद से ही दोनों ही पार्टियों में अलग अलग तरीके से नाराजगी देखी गई। यहां पर सावित्री जिंदल को देखिए, जहां पर अब वो निर्दलीय लड़ रही हैं। अब कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि निर्दलियों का जो एक बहुत बड़ी लॉबी हो चुकी है। तो क्या कहेंगे, निर्दलीय इस वक्त एक बड़े हुजूम के साथ खड़े हुए हैं। हालांकि अभी नामांकन वापसी की तिथि तक बहुत कोशिश करके बीजेपी कांग्रेस अपने अपने कैंडिडेट को कुछ हद तक लेकर आई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, निर्दलीय जब चुनाव लड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो सियासी समीकरण बिगाड़ने का भी प्रयास करते हैं। बिल्कुल सुनीता, ये तो बिल्कुल तय है। तो हरियाणा की जो पृष्ठभूमि है वो अलग तरह की है। हम अन्य राज्यों के चुनाव को देखते हैं, हरियाणा को चुनाव को देखते हैं, तो वहाँ की पृष्ठभूमि थोड़ी सी अलग है। मनाना इतना आसान नहीं होता कि सभी प्रभुत्व वाले लोग हैं, एक अपना अधिकार चाहते हैं। मतलब चौधरी कल्चर है हरियाणा में देखा जाए तो, हर किसी को मनाना इतना आसान भी नहीं है। तो अब लेकिन पार्टियां हैं कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से मनाने का प्रयास तो कर रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो मान पाएंगे, लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे
और चुनाव लड़ने पर क्या स्थितियां आगे निर्मित होती हैं ये तो समय बताएगा अभी। लेकिन अभी जो समीकरण दिख रहे हैं, वहां पे चीजें जो दिख रही हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा के पक्ष में तो नहीं दिख रही हैं फिलहाल में। और कांग्रेस भी उतनी मजबूत नहीं है अभी, दूसरी पार्टियां हैं, हो सकता है निर्दलीय है, उसमें काफ़ी लोग जो हैं वो आगे निकल जाएं, बहुत सारे चुनाव जीत जाएं, क्योंकि प्रभुत्व वाला क्षेत्र है, वहाँ पे जातिगत समीकरण बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। जैसे जाट और ओबीसी का एक बड़ा तबका है जो हरियाणा को प्रभावित करता है, चीज़ें वहाँ पर रहती हैं, तो ये हमको देखने में आया है। तो ये सब चीज़ें जब आएंगी, चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तब तक चीज़ें बहुत सारी क्लियर भी होंगी, वो दिखेंगी भी हमको कि किस तरह से चुनाव किस तरफ जा रहा है, ऊँट किस तरह करवट लेता है। ये अभी प्रारंभिक स्थिति है, इस समय कहीं भी कुछ आकलन कर पाना उतना सटीक नहीं आएगा, लेकिन बेसिक यही है, चीज़ें हम जो देख रहे हैं वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। तो ये राह बड़ी आसान नहीं है किसी भी पार्टी के लिए, लेकिन जो पहले सत्ता में रही उसके लिए कठिन है, थोड़ी सी डगर अभी मुझे लगती है कठिन है, लेकिन चूंकि सत्ता संगठन इतना भाजपा का मजबूत है, वो कहीं ना कहीं प्रभावी रूप से उसमें काम भी करेगा, सोशल इंजीनियरिंग भी उसमें काम करेगी, सोशल मीडिया भी उसमें काम करेगा, यूथ को भी जोड़ा जाएगा, ये सारी चीज़ें देखनी जाएंगी। अब यूथ जो है थोड़ा सा अभी जागरूक भी हो गया है, वो समझने में लगा है, बहुत जल्दी किसी पार्टी के प्रलोभन में भी नहीं आता है, वो अपना बात रखना चाहता है, वो अपनी वोट भी निश्चित कर लेता है कि मुझे किसको देना है किसको नहीं देना है। ओपन तर्क है, ओपन बात करते हैं और खुले विचारों वाला आज का युवा है, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं हो पाएगा। और चीज़ें हमको देखने कि वो उसको सत्ता जो वहाँ पे सरकार बनेगी वो रोजगार के नए सृजन आयोजित कर सकती है, निकाल सकती है, या फिर विकास की कोई जो नई गति है वो वहाँ पे ला सकती है। जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र है, कृषि आधारित है, तो इन चीज़ों को लेके बहुत सारे जनता के मन में सवाल हैं और चीज़ें देखी भी जा रही हैं, कहीं कहीं विरोध भी आता है, जनता के बहुत सारे आ रहे हैं। अब चूंकि अभी देखी जाए तो इंडिया हाइट की टीम भी वहाँ पहुँची है, तो वो सारे आंकड़े अभी प्रस्तुत करेगी क्या स्थिति है, ग्राउंड रिपोर्ट जीरो जब करेंगे वो लोग, तो वहाँ पे स्थितियां भी सामने आएंगी कि क्या स्थिति है, जनता के मन में क्या है, वो निकालने का प्रयास करेंगे। तो मुझे लगता है कि आगे किन उम्मीदों के तहत, किन वादों के तहत, क्योंकि 10 साल से बीजेपी सत्ता की कमान संभाले और एक बार फिर वो सिंहासन जो है वो इंतजार कर रहा है कि आखिर क्या बीजेपी की वापसी होगी एक बार फिर, या फिर कांग्रेस या दूसरी पार्टियां अपना दावा पेश करेंगी। मैं एक बार फिर रमन मलिक जी का रुख करना चाहूंगी। रमन जी, जिस तरीके से पहले ललित जी ने जिक्र किया एंटी इनकम्बेंसी को लेकर, या फिर जिस तरीके से कर्मचारी नाराज है, और देखिए लोकसभा में 5 सीटें जो गंवानी पड़ी, कहीं ना कहीं वादों को लेकर जो वादा खिलाफी हुई, ये तमाम आरोप लगते रहे हैं सरकार पर। क्या इसका भी नुकसान उठाना पड़ सकता है? किस तरीके से मनाएंगे? क्योंकि अभी भी जो पेंशन को लेकर बात हो या फिर रोजगार को लेकर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं लोकसभा में जो उसका नतीजा देखने को मिला, क्या आपको लगता है विधानसभा में वो स्थिति बन सकती है? देखिए, हरियाणा के अंदर 2 विषयों के ऊपर, हमारे आंकलन के अनुसार 2 विषयों के ऊपर हरियाणा ने एक अपनी नाराजगी लोकसभा में जाहिर करी जी। एक था एमएसपी के विषय को लेकर कि एमएसपी हमारे को मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम चीजों पे चाहिए जी। दूसरा विषय जो जनता के बीच में एक भ्रम फैला हुआ था अग्निवीर स्कीम का, वो था इस नायब साहनी की सरकार ने दोनों चीजों पे जो मांगा गया था या जो चाहत थी उससे ज्यादा आगे कदम बढ़ाते हुए ना सिर्फ 23 की 23 फसलों के ऊपर एमएसपी की घोषणा कर दी, जो और किसी प्रदेश में भारतवर्ष में नहीं है। दूसरी चीज 133 या 137 करोड़ रुपए का ऋण मुक्ति भी दी, जो आज तक कांग्रेस नहीं कर पाई हरियाणा के अंदर, क्योंकि ये 2-2 रुपए, 4-4 रुपए, 6-6 रुपए के चेक देते आए हैं किसानों को। हाँ, ये जरूर है कि हमने ये 6,000 रुपए तक देते थे मुश्किल से प्रति एकड़ खराबा, और हम जो है 12,000 रुपए देते हैं, तो वो भी फर्क आया। तो ये तो एक रहा। और दूसरा, अग्निवीर की स्कीम पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों तरीकों से अलग अलग स्कीम्स के अंतर्गत आरक्षण देके हमने उनकी वो जो भ्रम की स्थिति थी वो भी दूर करी जी। तीसरी बड़ी चीज, ये जो जातिवाद पे बांटने का था चुनाव जो कांग्रेस करना चाहती थी, लोगों ने फिर एक बारी अपने आप को, बड़े बूढ़ों ने बैठ के समझाया बच्चों को कि इससे बचना चाहिए, क्योंकि ये जब ऐसा खेल खेला जाता है तो प्रदेश और देश जलता है। उन्होंने उन्हें मंडल कमीशन की भी बात याद कराई, उन्होंने उनको मिर्ची की बात याद कराई, उन्होंने अलग अलग सारे करे हुए इनके कृत्यों का काम याद कराया जी। मैं अब जो बात आपके सामने रखना चाहता हूं, और मैं वापस उसी बात पे लाना चाहता हूं कि आपको ये देखना पड़ेगा
कि अगर हरियाणा के अंदर झूठ बोला जाता है तो हरियाणा झूठ की सजा बहुत तगड़ी देता है जी। हम एक चीज पूछते हैं कि अगर आपको ये लगता है कि हरीश साल्वे जी ने गलत बोला, हरीश साल्वे जी ने बयान ठीक नहीं दिया, हरीश साल्वे जी ने तथ्य पूरे नहीं दिए, तो मेरा खुला चैलेंज कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, रणदीप सुरजेवाला, ये सारे वकील हैं, इन सबको लेके कांग्रेस जाए, अपनी नेत्री और अपने नेता को लेकर जाए और उनके खिलाफ मानहानि का दावा करे। और अगर ऐसा नहीं करते तो ये सिद्ध होता है ललित जी संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा। एक जो बातें कह रही है कांग्रेस या नेत्री उनकी कह रही है वो गलत है। चलिए सर, समय की कमी, ललित जी बहुत सारे आरोप एक बार फिर लग गए। हालांकि जिस तरीके से मैंने सवाल उठाया था कि एंटी इनकम्बेंसी और बहुत सारी नाराजगी सरकार के लिए देखी जा रही है, जहां पर स्वयं सीएम के खिलाफ ये कहा जा रहा है कि धमकाने का प्रयास करते हैं या फिर वादा खिलाफी करते हैं और सरकार गुमराह कर रही, बहुत सारे आरोप है जिसको लेकर लोकसभा में हमने नतीजे देखे। लेकिन ललित अरोड़ा जी क्या जवाब देंगे, क्योंकि अब कांग्रेस भी लगातार अपने अपने जो हुंकार भरते नजर आई, मैनिफेस्टो का जिक्र करें या फिर अब जो बीजेपी के साथ साथ अब कांग्रेस भी लगातार दमखम के साथ उतरती नजर आ रही है। क्या लगता है इन चुनावों में किस तरीके से फायदा हो सकता है जिस रणनीति के तहत आप काम कर रहे हैं और जो आप मैनिफेस्टो लेकर आए हैं? हम जनता के बीच में जा रहे हैं जी। पहला बात तो ये है कि मैं पिछले 15-20 दिनों से 20-22 डिबेट कर चुका हूं जी। भाजपा का जो भी प्रवक्ता आता है मूल विषय को ऐसा घुमाता है कि कई बार तो हमारे एंकर भी गच्चा खा जाते हैं जी। बुरा नहीं मानिएगा मेरी बात का, मैंने ये महसूस किया, ये मेरा निजी विचार है। सवाल ये है कि इनकी बदतमीजी की हदें जो है, हरियाणा के जो सीएम साहब है वो ये कहते हैं एम्प्लॉइज को मैं तुम्हारी चूड़ी टाइट कर दूंगा। इसका मीनिंग हरियाणा में बहुत ही वल्गर और गंदा है और इसको मतलब क्या एक मुख्यमंत्री के मुंह की ये भाषा वही जो हमारे मोदी साहब बोलते रहे वही है क्या? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ने कब कही है? कहा है चूड़ी टाइट कर देंगे, सुनिएगा ध्यान से, मैं भेज दूंगा आपको, मैं आपको भेज दूंगा कर्मचारी भाइयों को सीधी धमकी दे। देखिए मुझे बोलने दीजिए प्लीज, देखिए अच्छा नहीं लगता है। मलिक जी सुन लीजिए। अरे मैडम मैं रेफरेंस मांग रहा हूँ कि नायर सिंह सैनी जी ने ये कब कहा चूड़ी टाइट कर दूंगा? देंगे आप, भेज दूंगा। हाँ जी, उसके बाद बीजेपी के मैं झूठ नहीं बोल रहा, किसको बोला? आप बर्दाश्त नहीं कर पा रहे चूड़ी टाइट का, मुख्यमंत्री जी मैंने से पूछ लेना। बर्दाश्त नहीं कर पा रहा तो मैं आपकी तरह उत्तेजित होता, कुछ लफ्ज इस्तेमाल करता, मैं वैसा तो कर नहीं रहा। मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि नायर सिंह सैनी जी ने ये जो आप बोले चूड़ी टाइट करने वाला, ये कब बोला? चलिए ललित जी आपका जो सवाल है ये आप रेफरेंस दे पा रहे हैं तो बता दीजिए, अदरवाइज जो सवाल तमाम वहां पर उठाए गए किस तरीके से कांग्रेस अपनी रणनीति के तहत काम करेगी, क्योंकि बीजेपी अपने मैनिफेस्टो के साथ आई है लेकिन एंटी कंबेंसी और बहुत सारे जो वहां पर आरोप लगे हुए हैं। जी मुझे बोलने दीजिए जी। हम जो है हमने 6,000 रुपए का महीना बुढ़ापा पेंशन देंगे, 2 लाख सरकारी पदों पर हम योग्य हरियाणवियों को भर्ती करेंगे, सफाई कर्मचारी, ग्रामीण चौकीदार व मनरेगा वालों को हम पक्का करेंगे, जन विरोधी पोर्टलों से हम मुक्ति कर देंगे, विस्तारित शिक्षा व स्वास्थ्य से मुफ्त देंगे, 300 यूनिट बिजली देंगे, इस तरह के हमारे क्रीमी लेयर हम 10 लाख तक कर देंगे। अब देखिए जो भी शासन है एंटी इनकम्बेंसी में जो एक वोटर है वो क्या सोचता है कि सरकार ने पिछले 10 सालों में क्या किया है और हमारे आम आदमी के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए। तो कहीं ना कहीं अब चुनावी मैनिफेस्टो भी आ चुका है और अब चुनावी रण में अब अलग अलग पार्टियां अपने अपने तरीके से हुंकार भरती नजर आएगी। समय की कमी है, मैं बहुत संक्षिप्त में प्रशांत जी आपका बस रुक करना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें ये तमाम जो बिसात है, क्योंकि चुनावी रण में अब 90 विधानसभा सीटों के लिए अपने अपने कैंडिडेट्स उतर गए हैं। मैनिफेस्टो के साथ साथ चुनावी पार्टियां अपने वादों को लेकर उतर रही है। सीएम की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाटलैंड में पहुंचे, क्या लगता है किस तरीके से यहां पर बिगुल बजाते हुए पार्टियां नजर आएंगी और बागी जो है उनका खेल बिगाड़ेंगे? लेकिन सबसे बड़ी बात कि इस 90 सीटों के रण में कौन समीकरण बनाएगा और कौन बिगाड़ेगा, सत्ता जो है किसकी मुट्ठी में आएगी? देखिए बिगुल तो बच चुका है और हरियाणा का रण भी हो गया और दंगल भी तैयार हो गया। इसमें एक चीज़ और है कि जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ेगा
वैसे ही वैसे ही शब्दों की मर्यादाएं लागी जाएंगी, क्योंकि चुनाव है, चुनाव में फिर शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता वहाँ पर। जिसको जो मन में आता है किसी के लिए कुछ भी बोल देगा। तो ये चुनाव है, चुनाव के समय में सारी चीज़ें यहाँ होती हैं और चलती भी रहेंगी इन बातों को। लेकिन ये देखना है कि जितने भी निर्दलीय हैं और जो छोटी छोटी पार्टियां, ये कहीं ना कहीं बड़ी पार्टियों का समीकरण जरूर बिगाड़ेंगी और कहीं ना कहीं ये स्थिति हमको आगे देखने को भी मिलेगी कि जहाँ पे बड़ी प्रभुत्व वाली सीटें हैं वहाँ पर बहुत सारे निर्दलीय हैं, अन्य पार्टियां, छोटी पार्टियां भी हैं, बहुत सारी छोटी पार्टियां भी हैं। कुछ ऐसे निर्दलीय पे खड़े हो जाते हैं, दूसरी पार्टी एक दूसरी पार्टी के वोट कटिंग करने के लिए खड़े करते हैं। तो उनसे कहीं ना कहीं पार्टियां अपने अपने दावे जरूर पेश कर रही हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस 90 के रण में कौन कौन हुंकार भरेगा और जनता, सबसे बड़ी बात की जनता किस पर विश्वास करती है। बहुत शुक्रिया तमाम हमारे साथ जुड़े। रमन मलिक जी बीजेपी से बहुत धन्यवाद आपका, ललित अरोड़ा जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े, आपका भी बहुत धन्यवाद, और साथ ही प्रशांत जी आपका भी शुक्रिया। तो सियासी संग्राम में जिस तरीके से अलग अलग योद्धा आ चुके हैं, अपनी अपनी बिसातें बिछ चुकी है, और अब जो दोनों ही पार्टियां कही जाए या फिर बसपा और इसके साथ ही निर्दलीय अब हुंकार भरते नजर आएंगे, और इस बीच अब होगी सीधे सीधे टक्कर अब चुनावी रैलियों के माध्यम से। अब देखना होगा कि रैलियों के माध्यम से जो बातें होंगी, जनता किस पर विश्वास करती है और किस पर विश्वास जताती है, ये देखना दिलचस्प होगा। बने रहिए इंडिया हेट के साथ। नमस्कार।